आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें। आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे हैं। ये कमरा एक घर का हिस्सा है, घर एक शहर में है, शहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान अर्थ पर, अर्थ सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में, और मिल्की वे वो भी यूनिवर्स की बिलियंस और मुमकिन है ट्रिलियंस गैलेक्सीज में से सिर्फ एक गैलेक्सी है। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, जिस अर्थ को हम इतना बड़ा समझते हैं यूनिवर्स के मुकाबले में कितनी छोटी है। और शायद इसीलिए जब इंसान रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखता है तो उसके दिल में एक ही सवाल पैदा होता है, आखिर ये यूनिवर्स है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज के लेक्चर में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। यूनिवर्स क्या है? सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज यूनिवर्स। बहुत लोग सिर्फ ये याद रखते हैं यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग। ये जवाब गलत नहीं लेकिन मुकम्मल भी नहीं। सिंपल अल्फाज में यूनिवर्स से मुराद तमाम स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का मजमुआ है, यानी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब यूनिवर्स का हिस्सा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिए, साइंटिस्ट्स के मुताबिक यूनिवर्स की एज तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स है, यानी 13.8 अरब साल। सोचिए, इंसानी सिविलाइजेशन मुश्किल से चंद हजार साल पुरानी है, लेकिन यूनिवर्स अरबों साल पुराना। इससे अंदाजा होता है कि हम कितनी लंबी कॉस्मिक हिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यूनिवर्स रुक नहीं गया, ये आज भी एक्सपेंड हो रहा है, यानी गैलेक्सीज धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स को ये बात कैसे पता चली। बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स की कहानी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर यूनिवर्स आज इतना बड़ा है तो क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? साइंस के मुताबिक नहीं। सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है बिग बैंग थ्योरी, लेकिन नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन आता है। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में साइंटिस्ट्स के मुताबिक 13.8 बिलियन ईयर्स पहले तमाम मैटर और एनर्जी एक बहुत ही छोटी, बहुत ही डेंस और बहुत ही गर्म स्टेट में मौजूद थी। इस स्टेट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ एक ही पॉइंट में था तो फिर हुआ क्या? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अचानक उस सिंगुलैरिटी ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और याद रखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिग बैंग किसी खाली स्पेस के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि बिग बैंग के साथ ही स्पेस और टाइम खुद एग्जिस्ट में आए। एक्सपेंशन शुरू हुई, फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर कम हुआ, सबसे पहले एटम्स बने, एटम्स मिलकर गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए, उनसे गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स बने, स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स बने, और बहुत लंबी मुद्दत के बाद हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ वजूद में आए। यानी अगर बिग बैंग ना होती तो ना मिल्की वे होती, ना सन, ना अर्थ और ना ही हम। बिग बैंग थ्योरी की एविडेंस। अब सवाल ये उठता है, क्या साइंटिस्ट्स ने बिग बैंग को अपनी आंखों से देखा था? जवाब है नहीं। साइंस किसी थ्योरी को एविडेंस की बुनियाद पर एक्सेप्ट करती है, और बिग बैंग के पास भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। एविडेंस नंबर 1 है रेड शिफ्ट। 1920s में एक मशहूर साइंटिस्ट एडविन हबल दूर दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। अब सवाल, उन्हें कैसे पता चला? इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी एम्बुलेंस को गुजरते हुए सुना? जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ और हाई लगती है, और जब दूर चली जाती है तो आवाज़ बदल जाती है। इसी तरह लाइट भी बिहेव करती है। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी लाइट रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन ने साइंटिस्ट्स को बताया कि ये यूनिवर्स स्टैटिक नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। ये CSS का बहुत फेवरेट MCQ है, इसलिए याद रखिए, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एडविन हबल। एविडेंस नंबर 2, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब दूसरा एविडेंस, 1965 में 2 साइंटिस्ट्स आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे। हर तरफ से एक अजीब सी माइक्रोवेव सिग्नल आ रही थी। पहले उन्होंने समझा मशीन में प्रॉब्लम है,
मशीन चेक की, एंटीना साफ की, लेकिन सिग्नल गायब ना हुआ। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये तो बिग बैंग थ्योरी के बाद बचने वाली हीट है। इसी को हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, या शॉर्ट में CMB। अब इसे यूनिवर्स की बचपन की तस्वीर भी कह सकते हैं। जैसे किसी इंसान की बचपन की फोटो उसके गुजरे हुए वक्त का सबूत होती है, वैसे ही CMB यूनिवर्स की पैदाइश का सबूत है। एविडेंस नंबर 3, हाइड्रोजन और हीलियम। तीसरा एविडेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, तकरीबन 75%, उसके बाद हीलियम तकरीबन 24%, और बाकी तमाम एलिमेंट्स मिलकर सिर्फ 1% बनते हैं। ये वही रेशो है जो बिग बैंग थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। इसीलिए ये बिग बैंग थ्योरी के हक में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। अब देखते हैं कि हबल्स लॉ क्या है। 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल दूर दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की, जितनी गैलेक्सीज उनसे दूर होती जा रही हैं उनकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। यानी दूर वाली गैलेक्सी तेज़ रफ्तार, करीब वाली गैलेक्सी कम रफ्तार। इसी ऑब्जर्वेशन को बाद में हबल्स लॉ कहा गया। इस लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जितनी गैलेक्सी ज़्यादा दूर होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही होगी। अब गैलेक्सी क्या होती है? अब तक हम यूनिवर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स और गैलेक्सी एक चीज़ नहीं है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को लोग हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इमेजिन करें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है यूनिवर्स, और उस लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों किताबें रखी हुई हैं। हर एक किताब एक गैलेक्सी है, यानी यूनिवर्स सब कुछ है और गैलेक्सी उसका सिर्फ एक हिस्सा। सिंपल डेफिनेशन, गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का बहुत बड़ा सिस्टम है जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा रहता है। एक गैलेक्सी में बिलियन से लेकर ट्रिलियंस तक स्टार्स हो सकते हैं। सोचिए, हमारा सन सिर्फ एक स्टार है और ऐसी कितनी ही सूरज जैसी स्टार्स एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। कितनी अजीम क्रिएशन है। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सीज को उनकी शेप के मुताबिक 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, स्पाइरल गैलेक्सी। सबसे पहले स्पाइरल गैलेक्सी, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि इसके बाजू या आर्म्स स्पाइरल शेप में होते हैं। इन आर्म्स के अंदर गैस और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से नए स्टार्स लगातार बनते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। नंबर 2, एलिप्टिकल गैलेक्सी। दूसरी टाइप है एलिप्टिकल गैलेक्सी। ये देखने में ओवल या अंडे की शेप की होती है। इसमें नए स्टार्स बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि गैस और डस्ट बहुत कम होती है। इस वजह से ज़्यादातर स्टार्स पुराने होते हैं। नंबर 3, इर्रेगुलर गैलेक्सी। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना स्पाइरल ना ओवल, बिल्कुल बेतरतीब, लेकिन इसमें गैस और डस्ट बहुत होती है और इसी वजह से स्टार फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब चलते हैं अपनी गैलेक्सी की तरफ। अब तक हम गैलेक्सीज की बात कर रहे थे, लेकिन हम खुद किस गैलेक्सी में रहते हैं? जवाब है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारा कॉस्मिक एड्रेस है। अगर कोई एलियन कभी पूछे तुम कहाँ रहते हो, तो सिर्फ पाकिस्तान कहना काफ़ी नहीं होगा। पूरा एड्रेस कुछ यूँ होगा: पाकिस्तान, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स। कितना फैसिनेटिंग है ना? मिल्की वे गैलेक्सी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले मिल्की वे की टाइप, स्पाइरल गैलेक्सी। इसका डायमीटर तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स। इसका मतलब क्या है? अगर लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तब भी मिल्की वे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में उसे 1 लाख साल लग जाएंगे। सोचिए, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो कितनी बड़ी है और इसमें कितने स्टार्स हैं? तकरीबन 100 से 400 बिलियन स्टार्स। हमारा सन उन्हीं में से सिर्फ एक स्टार है, यानी यूनिवर्स में हमारी पोजीशन कितनी छोटी है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर में नहीं है। ये ओरियन आर्म नाम के स्पाइरल आर्म में लोकेटेड है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिल्की वे के सेंटर में क्या है?
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका नाम है सेजिटेरियस ए। ये नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सीएसएस एग्जामिनर को बहुत पसंद है, इसलिए इसे याद जरूर रखिए। अब देखते हैं लाइट ईयर। सबसे पहला सवाल, अगर मैं कहूं एक स्टार हमसे 10 लाइट ईयर्स दूर है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि उस स्टार की एज 10 साल है, या लाइट को 10 साल लगते हैं पैदा होने में? बिल्कुल नहीं। यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं दोबारा कहूंगी, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम। अब सवाल, डिस्टेंस इतनी अजीब यूनिट में मेजर ही क्यों किया जाती है? सोचिए, अगर हम कहें कि कोई स्टार हमसे 946000000000000 किलोमीटर दूर है, तो इतना बड़ा नंबर याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने एक नई यूनिट बना दी, लाइट ईयर। अब समझते हैं कि एक लाइट ईयर होता कितना है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सिर्फ एक सेकेंड में लाइट 7 दफा पाकिस्तान क्रॉस कर सकती है। अब इमेजिन कीजिए, यही लाइट अगर बिना रुके पूरा एक साल ट्रेवल करे तो वो तकरीबन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसी डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर लाइट ईयर इतनी अच्छी यूनिट है तो फिर साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के लिए इसे यूज क्यों नहीं कर सकते? सिंपल रीजन, ये बहुत बड़ी यूनिट है। सोचिए, अर्थ और सन का डिस्टेंस सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर के करीब है। अगर इसे लाइट ईयर में लिखें तो नंबर बहुत छोटा बन जाएगा। इसीलिए सोलर सिस्टम के साइंटिस्ट ने एक और यूनिट यूज की, एस्ट्रोनॉमिकल या एयू। एक एयू का मतलब है अर्थ और सन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर। एक ट्रिक याद रखिए, एयू का मतलब ही समझ लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू अर्थ टू सन। लाइट ईयर और एयू में डिफरेंस, यहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर बात सोलर सिस्टम के अंदर की हो तो एयू यूज होगा, और अगर बात स्टार्स या गैलेक्सीज की हो तो लाइट ईयर यूज होगा। एक एग्जांपल, अर्थ से सन तक एयू, सन से दूसरे स्टार तक लाइट ईयर। अब देखते हैं नेब्यूला, स्टार नर्सरी। अब एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट। मैं आपसे पूछती हूँ, इंसान कहाँ पैदा होता है? हॉस्पिटल में। पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन में। तो स्टार्स कहाँ पैदा होते हैं? जवाब है नेब्यूला। नेब्यूला गैस और डस्ट का बहुत बड़ा क्लाउड होता है, लेकिन ये सिर्फ धूल का बड़ा बादल नहीं होता, ये एक तरह का कॉस्मिक नर्सरी होता है। इसीलिए नेब्यूला को स्टार नर्सरी भी कहा जाता है। यहीं पर ग्रेविटी धीरे धीरे गैस को इकट्ठा करती है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते हैं, और एक वक्त आता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है और एक नया स्टार पैदा हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है। जिस तरह एक माँ के रहम से बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह यूनिवर्स में स्टार्स नेब्यूला के अंदर जन्म लेते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल है ओरियन नेब्यूला। ये सीएसएस एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार। अब सवाल है, स्टार होता क्या है? बहुत से लोग कहते हैं जो रात को चमकता है वो स्टार होता है। ये जवाब आम जिंदगी के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, स्टार एक बहुत बड़ा गर्म और चमकदार गोला होता है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल होता है। अब सवाल, ये चमकता क्यों है? क्या इसमें आग लगी होती है? नहीं, स्टार के अंदर एक प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इसी अमल के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी हीट और लाइट की शक्ल में बाहर निकलती है, इसीलिए स्टार्स चमकते हैं। और याद रखिए, सन भी एक स्टार है, प्लैनेट नहीं। कॉन्स्टेलेशन। अब रात के आसमान की तरफ चलते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ स्टार्स मिलकर अजीब सी शेप्स बनाते नजर आते हैं, कभी शिकारी जैसी, कभी भालू जैसी, कभी डब्ल्यू जैसी।
असल में स्टार्स वाकई मिलकर शेप नहीं बनाते, वो सिर्फ हमें अर्थ से देखने पर ऐसे नजर आते हैं। इन इमेजिनरी पैटर्न्स को कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। सबसे फेमस एग्जांपल्स हैं ओरियन, उर्सा मेजर और कैसिपियो। पुराने जमाने में सेलर्स और मुसाफिर इन कॉन्स्टेलेशंस की मदद से अपना रास्ता ढूंढा करते थे। जीपीएस नहीं था तो आसमान ही उनका मैप था। अब हम उस पार्ट में एंटर हो रहे हैं जिसे साइंस का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर कहा जाता है। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, अगर आप यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसी जगह आ जाए जहां से ना स्पेसशिप वापस आ सके, ना आवाज, ना लाइट, तो क्या होगा? इसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ब्लैक होल। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल यूनिवर्स की वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी वहां से बाहर नहीं आ सकती, और जब लाइट ही बाहर नहीं आ सकती तो जाहिर सी बात है हम उसे देख भी नहीं सकते, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल बनता कैसे है? अब सवाल पैदा होता है, आखिर ब्लैक होल कैसे बनता है? हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता, सिर्फ बहुत ही मैसिव स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में ब्लैक होल बन सकते हैं। जब ऐसे स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाती है। अब उसके पास अपनी ग्रेविटी का मुकाबला करने की ताकत नहीं रहती, फिर वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स करना शुरू कर देता है। ये कोलैप्स इतना जबरदस्त होता है कि एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। यानी ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट है। ये बात याद रखिए। मूवीज में अक्सर ब्लैक होल को हर चीज को खींचने वाली मशीन दिखाया जाता है। रियलिटी में वो सिर्फ उन चीजों को अपनी तरफ खींचता है जो उसके बहुत करीब आ जाएं। मिल्की वे का सीक्रेट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन ये आम ब्लैक होल नहीं, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और इसका नाम है सजिटेरियस ए। डार्क मैटर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप रात को आसमान को देखें तो आपको स्टार्स नजर आते हैं, प्लैनेट्स नजर आते हैं, गैलेक्सीज नजर आती हैं, लेकिन क्या जो नजर आ रहा है, क्या यूनिवर्स बस उतना ही है? साइंस कहती है नहीं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा हमें नजर ही नहीं आता। इसी इनविजिबल मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर ना लाइट एमिट करता है ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसकी ग्रेविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज अपनी शेप मेंटेन करती हैं। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर ही टूट जाता। एक इंपॉर्टेंट फिगर याद रखिए, डार्क मैटर यूनिवर्स का तकरीबन 27% हिस्सा है। डार्क एनर्जी। अब डार्क मैटर से भी ज्यादा मिस्टीरियस चीज, डार्क एनर्जी। हमने पहले पढ़ा कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया कि सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हो रहा बल्कि उसकी एक्सपेंशन तेज होती जा रही है। अब सवाल, ये एक्सपेंशन को पुश कौन कर रहा है? साइंस के पास इसका एग्जैक्ट जवाब अभी तक नहीं है, लेकिन जिस अननोन फोर्स को जिम्मेदार माना जाता है उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। यानी डार्क मैटर ग्रेविटी के जरिए चीजों को जोड़ कर रखता है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सपेंड करने में मदद करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा इसी डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, तकरीबन 68%। एक अमेजिंग फैक्ट, अगर हम पूरे यूनिवर्स को 100% मान लें तो डार्क एनर्जी 68%, डार्क मैटर 27% और स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हम और जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब मिलकर सिर्फ 5% यूनिवर्स बनते हैं। सोचिए, हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं वो असल यूनिवर्स का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, बाकी अभी एक मिस्ट्री है और शायद इसीलिए साइंस इतनी फैसिनेटिंग है। अब सिर्फ 2 मिनट में हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। यूनिवर्स स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का मजमुआ, यानी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स और यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी। यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड हुआ। रेडशिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, हाइड्रोजन और हीलियम की अबेंडेंस, ये तीनों बिग बैंग थ्योरी के एविडेंसेस हैं। साइंटिस्ट्स एडविन हबल,
expanding universe, गैलेक्सी, स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल सिस्टम, गैलेक्सी की टाइप्स, स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर। मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, टाइप स्पाइरल, डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर्स, सोलर सिस्टम ओरियन आर्म, सेंटर सेजिटेरियस ए। इंपॉर्टेंट यूनिट्स, लाइट ईयर डिस्टेंस 1 लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। AU, अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस 1 AU 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। नेबुला, गैस और डस्ट का क्लाउड। स्टार नर्सरी, स्टार, हाइड्रोजन प्लस हीलियम एनर्जी इज इक्वल टू न्यूक्लियर फ्यूजन, एग्जाम्पल सन। ब्लैक होल, ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, फॉर्मेशन, मैसिव स्टार की डेथ। मिल्की वे के सेंटर में सेजिटेरियस ए। डार्क मैटर इनविजिबल, 27% ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, डार्क एनर्जी एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है, 68% ऑफ द यूनिवर्स। और इसी के साथ हमारा यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से समझा है तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड CSS के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब हम यूनिवर्स से अपने घर की तरफ आ रहे हैं, सोलर सिस्टम। अगले लेक्चर में हम जानेंगे सन असल में कितना बड़ा है, प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से क्यों निकाला गया और किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यूनिवर्स का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है। थैंक यू।